नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो एक भैया पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा और ये कोई वीडियो छोटी मोटी वीडियो नहीं रहेगी। जहां तक देखा जाए स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। वर्णमाला कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है और ना ही कोई पार्ट बनाएंगे। यहां पर पूरी तरीके से खत्म यानी फिनिश करने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी यहां पर पॉइंट को लेते हुए। मुद्दे की बात होती है, हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर करें कि उसको एक सरकारी सीट लेनी है। यहां पर हर सब्जेक्ट आपके लिए पूरी तरीके से सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक प्रोवाइड कराया जाता है। तो भैया एक पेन एक कॉपी में सबसे पहले आप लेकर पहला पॉइंट डालना है वर्णमाला एग्जाम फैक्ट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, हम सभी जानते हैं छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन हमने कभी भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम वर्णमाला के, अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखें तो संस्कृत वर्णमाला में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं या तो वर्णों में भी हो जाते हैं और स्वर व्यंजन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्वर हिंदी में अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, वर्ण अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की कि भाई संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आपने आंसर लगाना है 13। अब बात आती है, एक तो 13 होती है और एक 9 होती है। जो सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे विद फिगर के हिसाब से, ठीक है। टेंशन मत लेना, नहीं तो कुल बच्चे बोलने लगे स्टार्टिंग से ही कि नहीं सर 9 इस तरीके से होती है। मुझे पता है सर, आप यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, लेकिन पहले वीडियो को देखो, मजा आने वाला है। अब देखिएगा सर जी, आपको क्या लिखना है कि वर्णमाला में, अगर हम संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ड है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। केवल लिख लीजिए, 2 पॉइंट के बाद हम आपको समझाएंगे 13 और 9 में क्या डिफरेंस है। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 4 अयोगवाह होते हैं, यानी व्यंजन की संख्या 33 होती है और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में बात करते हैं कि 2 अयोगवाह होते हैं। ऐसे ही अगर हिंदी में बात करें तो 11 स्वर होते हैं हिंदी में, यहां पर 13 होते हैं और कहीं कहीं 9 भी दिखाता है। तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी जैसा है वैसा लिख लो आप। अब बात करते हैं, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ड संस्कृत में है, लेकिन महर्षि पाणिनि के अनुसार आपको क्या आंसर लगाना है? संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 लगानी है, 63.64, यानी इस तरीके से आपको लगानी है, जो भी ऑप्शन आपका मेल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्वर और व्यंजन के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, स्वर की बात करेंगे तो स्वर को दूसरे शब्दों में अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं गाइस? हल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर का दूसरा नाम अच है। सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में? अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अच की संख्या मैंने बताई 13 होती है और हल की संख्या बताई मैंने 33 होती है। यानी अच जो है वो आपका स्वर है और हल जो है आपका वो व्यंजन है। अयोगवाह की संख्या मैंने आपको यहां पर फिर से बता रहे हैं कि संस्कृत में अयोगवाह 4 हैं, हिंदी में अयोगवाह 2 हैं। अब बात आती है स्वर और व्यंजनम में। परिभाषाएं अगर दी गई हैं, स्वर की परिभाषा है स्वतो राजते इति स्वरः, जो स्वयं में विराजमान है, जो स्वयं में विराजमान है, स्वरः कहलाते हैं, अच कहलाते हैं। या मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि जिनको बोलने पर हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और हल क्या है? हल को व्यंजन कहते हैं। स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, मतलब क्या है मेरे भाई कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, तो उनको हम व्यंजनम या हल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आने लगा होगा। अच्छा, मैंने स्वर को पहले पढ़ा, अब मैंने यहां पर जाना, अच होता है, हल होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं स्वर में, यानी 13 और 9 में डिफरेंस क्या होते हैं, आपको क्या लगाना है क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछा जाए। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि स्वर वर्ण की उच्चारण में, जब भी हम बात करते हैं वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हम जब भी उच्चारण करते हैं तब हम किसी अन्य की सहायता ना लेते हैं। किसकी? वर्ण की। कोई अन्य वर्ण हमारा सहायता ना करे वो हमारा स्वर कहलाता है। तो इस क्रम में 13 संस्कृत में कुल, ध्यान दीजिएगा, 13 संस्कृत में कुल स्वर हुए, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से।
अब बात ये आती है कौन कौन से, अ आ इ ई उ ऊ री, और 2 बार री आएगा और री आएगा और इसके बाद ए ओ ए औ, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा आगे वाले पॉइंट में, जो मैं अभी आगे समझाऊंगा डिफरेंसेस में, वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि इनमें जब हमारे 13 हुए, जब हमने दीर्घ स्वरों को मिलाने की कोशिश करी, ठीक है, ये 13 तब हुए जब हमने दीर्घ स्वरों को मिलाने की कोशिश करी। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा। सामान्य स्वर कितने होते हैं, सामान्य स्वर की संख्या ये है, ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ और री जाएगा। मिश्रित स्वर में क्या है, मिश्रित स्वर में ए ओ औ और री जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम डिफरेंस कैसे करें कि सर जी हमें एग्जाम में आंसर कैसे लगाना है। तो अब समझो इस चीज को ध्यान से, अब समझो इस चीज को ध्यान से कि स्वर की संख्या 9 है। हमने अभी ऊपर बताया कि स्वर की संख्या 13 है। जब भी आपसे पूछे कि महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 लगानी है। जब भी आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे कि स्वर की संख्या क्या है, तो भी आपको 9 लगाना है। ध्यान देना, तो भी आपको 9 लगाना है। जब आपसे पूछे कि हमारे स्वर कितने हैं और ऑप्शन में 9 और 13 दोनों हो, तो आप क्या लगाओगे, तो आप भी 9 लगाओगे। जब आपसे यह पूछे कि स्वर की संख्या क्या है और उसमें 9 ऑप्शन ना है, तब आप क्या लगाओगे, तब आप लास्ट पॉइंट पर 13 लगाएंगे। तो समझ में आया, 13 9 क्या लगाएंगे, 13 9 दिया हो तो भी 9 लगाएंगे, 9 केवल दिया हो तो भी 9 लगाएंगे, और जब 9 ना दिया हो तो आप स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है स्वर, और यहां पर स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं, स्वर में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, एग्जाम में ये ट्रेंड करता है, एग्जाम में क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर की संख्या 9 होती है। कौन कौन से, अ आ इ ई। अब देखो आ तो है नहीं, अब कहोगे सर जी आ कहां गया, आ तब मैंने कहा था जब 13 वर्ड थे, ठीक है, 13 वर्ड थे कुल मिलाकर। यहां पर आपका दीर्घ स्वर खत्म हो चुका है, इसलिए आ भी नहीं मिलेगा और बड़ा ऊ भी नहीं मिलेगा, ना बड़ी ई मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर की संख्या 9 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, लरी, ए ओ ए और औ। तो कुल मिलाकर अब समझ में आया कि 9 स्वर होते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मुझे इसमें से मूल स्वर बता दो। तो मूल स्वर जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग के 5 जो है ना आपके, वो मूल स्वर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी में लिख लेना है। मूल स्वर क्या होते हैं, स्टार्टिंग के 5 स्वर मूल स्वर होते हैं, और लास्ट के 4 स्वर क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। क्या होते हैं सर जी, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है एग्जाम में पूछा जाए तो 4 होती है। एग्जाम में ये पूछा जाए कि संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप इनमें से कोई एक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आप इनमें से याद रखोगे। जब है वाले याद कर लोगे तो नहीं वाले कैसे यहां पर क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल लगा लोगे। तो मूल स्वर कितने होते हैं स्वरों की संख्या में, 9 टोटल है। मूल स्वर है 5, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री है, ए ओ ए औ हमारे संयुक्त स्वर 4 रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम बात कह सकते हैं कि 5 हमारे मूल स्वर हैं। कुल मिलाकर बात कह सकते हैं कि 4 हमारे क्या हैं, यहां पर संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए जो सेम वर्ड लिखे हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। अब बात करते हैं स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा हम डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पर ह्रस्व स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है, और एक आता है प्लुत स्वर। यानी 3 पार्टों में हम चीजों को देखेंगे। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज का धीमे से उच्चारण करें तो हमारे जो बोल होते हैं बहुत ही सीमित दायरे में रहते हैं, जिनको हम बोलने में कम हमारी आवाज या कम हमें दम लगानी पड़ती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। संख्या पूछे संस्कृत में 5 होती है।
ये आपके रहे आ ई उ री और री रहा, ठीक है। और अगर हमसे पूछे दीर्घ स्वर कौन से हैं, कितने हैं, दीर्घ स्वर की संख्या है 7। होते क्या हैं, ये वो स्वर हैं गाइस जो हम बोलते हैं जिनमें हमें ज्यादा दम, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है बोलने में, हम उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई। अब देखो छोटा आ में ताकत नहीं लगेगी, आ, छोटी ई, उ री ली, है ना, हस्व स्वर। कम दम लगे, कम ताकत लगे, हस्व स्वर कहलाता है। ज्यादा ताकत लगे, आ ई उ, है ना। और यहां पर ए ओ, ये सभी किस में आते हैं, ये दीर्घ में आते हैं। संख्या दोनों की आपको पता होनी चाहिए। और प्लुत स्वर हमारा संख्या में 1 होता है। प्लुत स्वर हमारा संख्या में 1 होता है, याद भी रखिएगा, ठीक है। याद भी रखिएगा, जिनमें जो है बहुत ही ज्यादा समय लगता है, जैसे अगर हम बात करें ओम, है ना, जी हाँ, अलाप वाली बात होती है। अब बात आती है यहां पर सम्रत और विव्रत। मुख के आधार पर जो आपकी बात करते हो, यानी मुख के आधार पर कैसे स्वरों को विभाजित किया गया है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया सम्रत स्वर क्या होता है। सम्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सकरा, जिनको पूरा खुले ही ना मुंह, बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है हमेशा, एग्जाम्पल के तौर पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्रत स्वर है। सम्रत स्वर का मतलब होता है जहां पर मुंह का द्वार खुले ही ना, बहुत सकरा रहे। आप देखो, बोल के देखो, ओ ई, इसमें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद से बोल के देखो। तो सम्रत स्वर का मतलब है उच्चारण ऐसा जिनमें मुख का द्वार सकरा रहता है, पतला रहता है, छोटा रहता है, आधे से भी बहुत कम रहता है। आधा भी नहीं कह सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए ओ होते हैं, और ये कितने संख्या में होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात आती है अर्ध सम्रत। अभी हमने सम्रत देखा, अब हम देखते हैं अर्ध सम्रत स्वर क्या होते हैं। अर्ध सम्रत स्वर दोस्तों वो होते हैं जिनका मुख द्वार कम सकरा होता है। मतलब कम सकरा का मतलब होता है कि संख्या में ये 2 होते हैं। यहां पर कह रहा है सकरा और ये कह रहा है कम सकरा होता है। जैसे ए ओ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, ए और ओ। बहुत अच्छे। अब बात करेंगे विव्रत। जी हाँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा, विव्रत में आपके संख्या होती है 2। विव्रत का मतलब होता है पूरा खुला। व्रत ऐसे याद कर लो, व्रत मतलब जो है पूरा खुला, विव्रत, है ना। और सम्रत का मतलब होता है सिला हुआ। आप सम्रत को कैसे याद रख सकते हो, सम्रत का मतलब होता है सिला हुआ, तो सिलाई हुआ तरीके से आप देखो। अगर सुई कोई चुभो देगा आपको, तो आप क्या करोगे, ई करोगे, है ना। तो याद रखिएगा, सम्रत मतलब सुई होता है, और जिसमें आपको चुभो देगा तो आप क्या करोगे, सुई से उस चीज को सिल दोगे, है ना, सुई से उस चीज को सिल दोगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब दूसरी बात आती है विव्रत क्या होता है। विव्रत मींस होता है पूरा खुला हुआ। तो ये संख्या में 2 होते हैं, आपके जो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अर्ध विव्रत की बात करते हैं। क्या सर जी, अर्ध विव्रत की बात करते हैं। अर्ध मींस आधा और विव्रत मींस होता है अध खुला हुआ। अब देखो, अर्ध विव्रत का मतलब होता है कि अर्ध विव्रत में स्वर का उच्चारण जो है मुख द्वार अधखुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अब संख्या में जो 4 होते हैं यहां पर आपके सामने प्रेषित हैं। ये सब आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो मेरे दिमाग में ये आया कि स्वर की संख्या आप कितनी लगाओगे। स्वर की संख्या आप 13 लगाओगे या 9 लगाओगे। तो स्वर की संख्या फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आप 9 दोगे, ठीक है। महर्षि पाणिनि के अनुसार की बात करो तो भी आप 9 दोगे, वैसे बात करो तो भी आप 9 दोगे। लेकिन जब 9 ना ऑप्शन में हो तो आप क्या करोगे सर जी, 13 आप राइट करोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अब हम बात करेंगे व्यंजनों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, व्यंजनों का विभाजन किस तरीके से होता है संस्कृत में, तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी वाला पैटर्न फॉलो होगा संस्कृत में। ध्यान दीजिएगा। अब व्यंजन किसे कहते हैं, हमने आपसे कहा व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपने ये कहा कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन में क्या क्या वर्ड आते हैं, जैसे कंठ से आने वाले वर्ड कंठव्य कहलाते हैं। जैसे अगर हम का बोलेंगे, खा बोलेंगे, गा बोलेंगे, घा बोलेंगे, तो ये हमारा कौन सा वर्ग है, ये कंठ वर्ग है, ठीक है ना। तो कंठ वर्ग वाले जो है वो कंठव्य कहलाते हैं। संस्कृत में कंठ से आने वाले वर्ड कंठव्य कहलाते हैं। और आप कह सकते हो कि उदाहरण के लिए ये हम वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तालु से बोले वाले, तालु से जो है
बोलने वाले क्या कहलाते हैं, तो तालु से बोलने वाले हमारे तालव्य कहलाते हैं। ध्यान देना, तालु से बोलने वाले हमारे तालव्य कहलाते हैं। अच्छा, अब दिमाग में ये आया कि तालु से बोलने वाले अगर तालव्य कहलाते हैं तो तालव्य वाले व्यंजन कौन से हो सकते हैं, ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा। तो भैया बोल के देखिएगा, तो आपसे कहेंगे कि चा आ जाएगा, उदाहरण के लिए छा आ जाएगा, जा आ जाएगा, झा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तीसरा मूर्धा से, तो मूर्धा से का बात है, मूर्धा का मतलब होता है, देखो हमारे जब भी उच्चारण स्थान की बात करें तो गर्दन से स्टार्ट होते हैं। क्या सर जी, गर्दन से स्टार्ट होते हैं। तो गर्दन से कंठ स्टार्ट होता है, फिर हम तालु की बात करते हैं, तो फिर हम मूर्धा की बात करते हैं। तो मूर्धा में क्या होता है, कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान, कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान जो होता है। ऐसे ही हमारे दांत तक चले आते हैं, ओंठ तक चले आते हैं बोलने वाले, है ना। 5 वर्णों की बात करते हैं, 5 वर्ग की बात करते हैं, का वर्ग, है ना जी हाँ, चा वर्ग की बात करते हैं, टा वर्ग की बात करते हैं, ता वर्ग की बात करते हैं, लास्ट में पा वर्ग की बात करते हैं। तो यहाँ पर कंठ वाले जो वर्ड होते हैं, तो कंठ वाले कंठ में काका चले जाते हैं, और तालव्य वाले चा वाले चले जाते हैं, और कंठ से ऊपर वाले स्थान के मूर्धा में चले जाते हैं, तो वो है टा वर्ग वाले। तो टा, ठा, डा, ढा, ढा के साथ चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये मूर्धा वाले वर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, तो वो दंतव्य कहलाते हैं, जो संस्कृत में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत वाले वर्ड कौन कहलाते हैं, वो भैया संस्कृत में दंतव्य कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा वो वर्ग कौन सा होता है दांत वाले, तो दांत वाले दंतव्य वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, ता वर्ग आ जाता है। ये सभी वर्ड आप बोल के अगर देखोगे कि अगर आप कहोगे ता, था, दा, अगर दवात बोलोगे तो बिना दांत में लगे हुए चीज नहीं बोल सकते, बिना दांत का उपयोग करके बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर दवात अगर बोलना है, अगर मुझे बोलना है कि धनी बोलना है, धनी, तो धनी अगर जीभ आपकी जो है दांत में नहीं टच होगी तो आप कभी भी धनी बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ड आपको दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट बचता है कि 5वां है कि ओष्ठ है। तो ओष्ठ वर्ग में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओंठों से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ओष्ठव्य संस्कृत में क्या होता है, ओष्ठव्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में क्या होता है, ओष्ठव्य कहे जाते हैं। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जैसे ओष्ठव्य का मतलब है कि अगर हम मुझे बोलना है कि पापा, तो पापा का मतलब है कि आप ओंठ के बिना पापा नहीं बोल सकते, आप बाबा को ओंठ के बिना नहीं बोल सकते। ठीक है, आप फूफा को ओंठ के बिना नहीं बोल सकते हो। तो ये पा वर्ग वाले सदस्य सभी जो हैं वो ओंठ वाले सदस्य ओष्ठव्य कहलाते हैं संस्कृत में। तो एक बार और से हम देखते हैं कि भाई क्या हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार सही तरीके से। तो कंठव्य वाले का वर्ग में इतने आपके आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड हमने छोड़ दिए थे लास्ट वाला, नहीं तो आप बच्चे को कि सर 5वां वर्ड आपने नहीं लिया। मैं तो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा था, इसलिए मैंने दोबारा में सारी चीजें ली हैं। तो कंठव्य वाले आपके 5 वर्ड ये हो गए। ठीक है, आपने अगर लिख लिया हो तो लास्ट वाले वर्ड आप उनमें ऐड कर लें। ठीक है जी हाँ, आप सभी को पता है जब भी स्पर्श के आधार पर हम चीजों को देखते हैं तो 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग में हर सदस्य में अगर देखा जाए 5-5 होते हैं तो 25 हो जाते हैं। का से लेकर हम माँ तक की बात करते हैं ना, का से लेकर हम माँ तक की बात करते हैं। कहां तक, का से लेकर हम माँ तक की बात किया करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि का से लेकर क्वेश्चन भी आया है कि का से लेकर माँ तक कितने वर्ड होते हैं। तो आप स्पर्श व्यंजन के अनुसार देखेंगे तो 25 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से कंठ में क्या होते हैं, का वर्ग वाले कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग वाले तालु से बोले जाने वाले तालव्य कहलाते हैं, टा वर्ग वाले मूर्धा से बोले जाने मूर्धन्य कहलाते हैं, जो गले के ऊपर से बोले जाते हैं। ता वर्ग वाले यानी अगर हम कहें कि दांत से बोले जाने वाले को क्या कहलाते हैं, दंतव्य कहलाते हैं। हर वर्ड में 5-5 सदस्य आपको मिलेंगे हर वर्ग में। ठीक है, अब लास्ट हमारा होता है ओंठ। ओंठ से बोले जाने वाले पा वर्ग वाले ओष्ठव्य संस्कृत में कहलाते हैं। यह भी याद रखिएगा, जो सदस्य 5 संख्या होती है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। अब हम चले नेक्स्ट पॉइंट पर, विशिष्ट व्यंजन को और देख लेते हैं भाई। विशिष्ट व्यंजन क्या कह रहा है हमारा, विशिष्ट व्यंजन ये कह रहा है कि या, वा, रा, ला, सा, सा, साहा। मतलब क्या है, विशिष्ट व्यंजन आपसे अगर कहे कि कौन कौन से हैं तो ये सभी विशिष्ट व्यंजन हैं। अगर आपसे कहे इनमें छांटिएगा अंतः स्था कौन सा है, तो अंतः स्था व्यंजन है हमारा या है, रा है, ला है और वाह है। ठीक है, ये आपके अंतःस्था हो गए। और अगर हम आपसे कह दें ऊष्म कौन सा है, तो मैं आपसे कह दूंगा कि ऊष्म आपके कौन से हो जाएंगे, ये वर्ड आपके ऊष्म हो जाएंगे, सा, सा, साहा। तो अंतःस्था की संख्या अगर पूछे 4 है, ऊष्म की संख्या अगर पूछे तो भैया कितनी है, 4 है। ठीक है, अलग अलग तरीके में कैटेगरी में हमने बांट दिया। अब बात करते हैं अयोगवाह संस्कृत में कितने होते हैं। अयोगवाह संस्कृत में कितने होते हैं, तो अच्छी तरीके से इस टॉपिक को देख लीजिएगा।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अयोग वाहक कितने होते हैं। तो पहले ध्यान देना है ये कि जो ना तो भैया स्वर होते हैं ना यहाँ पर क्या होता है व्यंजन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं लेकिन अयोग वाहक की जरूरत फिर भी हमें लिखने में पड़ती है। तो हम जब भी बात करते थे अंग और आह की बात करते थे हिंदी में, तो हम कहते थे सर जी ये अयोग वाहक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ हमारे अयोगवाह भी होते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें अनुस्वार होता है पहला अयोगवाह, दूसरा अगर हम बात करें तो विसर्ग होता है, तीसरा हम बात करें जीवा मूलीय होता है, और चौथा अगर हम बात करें उपध्यामनीय होता है। ठीक है, ये चार आपके क्या होते हैं अयोगवाह होते हैं संस्कृत में। ध्यान देना, हिंदी में संस्कृत में अलग अलग है, हिंदी में 2 अयोगवाह, संस्कृत में क्या है 4 अयोगवाह होते हैं। अब एक टॉपिक और आता है कि भाई अगर हिंदी में और संस्कृत की बात करें, हिंदी में और संस्कृत की बात करें, जब आप कहते हो कि ये अयोगवाह आपके अंग और आहा ये इस टाइप के वर्ड कहाँ कैसे जाएंगे, तो ये सभी क्या होते हैं आपके विसर्ग श्रेणी में जाएंगे, अगर चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे आपका संस्कृत में पूछा जाए। क्योंकि हर आपकी अगर देखा जाए हर जो भाषा है वो संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है ना, तो संस्कृत आपकी जो है मूल भाषा मानी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। अब बात आती है कि भाई ये जीवा मूल्य और उपध्यामनीय क्या है, इसको भी तो भैया अच्छी तरीके से समझना है। तो इसको याद रखना है, जीवा मूल्य की बात करें कि का और खा के बीच में जो छोटा आधा वो वर्क करता है, ठीक है ना, आधा वर्ड वर्क करता है। और इसमें क्या होता है उपध्यामनी में पा और फा के बीच में जो वर्ड वर्क करता है आधा वर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका स्वर की बात करी, व्यंजन की बात करी, अयोगवाह की बात करी, विसर्ग की बात करी, अनुस्वार की बात करी, जीवा मूल्य की बात करी, तो जीवा मूल्य का खा के बीच की बात होती है, उपध्यामनी और पाफा के बीच की बात होती है, तो अयोगवाह कहे जाते हैं। अंतःस्था व्यंजन की बात करें दोस्तों, अंतःस्था क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतःस्था के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि 4 वर्ड हिंदी में भी होते हैं और चाहे संस्कृत की बात हो उसमें भी 4 वर्ड होते हैं। तो अंतःस्था में या रा ला वा आता है, यानी ये विशिष्ट वर्ण है। अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट वर्ण कौन से होते हैं तो आप अंतःस्था और ऊष्म व्यंजन दोनों को बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्वर जन्य स्वरों से बने हुए हैं अतः ये अंतःस्था व्यंजन भी कहे जाते हैं। अब देखिए क्या मतलब हम दिखा रहे हैं, आपको देखने की कोशिश करवा रहे हैं। देखिएगा ए ई, यानी अगर हम बात करें इनको अगर हम देख के आधे वर्ड को आधे वर्ड के साथ मिलाएंगे तो हमारा या बन जाएगा, जिनको हम कहते हैं तालव्य। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा संस्कृत के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि रा क्या है आपका, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका या क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा या आपका, क्योंकि आप तालु लगाओगे नहीं तो या जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है तालव्य होता है। ठीक है, वा क्या है, वा आपका होता है दंत्योष्ठ होता है, तो कहा गया है दंत्य तथा ओष्ठ, तो इसको बराबर में हम कह सकते हैं दंत्योष्ठ होता है वा वर्ड। ठीक है, वा वट की बात कर रहे हैं। रा आपका मूर्धन्य होता है, ला आपका दंतव्य होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो बनते हैं आपके किससे बन जाते हैं, ये या का निर्माण हो गया, वा का निर्माण हो गया, रा का निर्माण हो गया और दंतव्य ला का निर्माण हो गया। तो आज अंतःस्था की पूरी थ्योरी आपको बता दी। आपको अभी तक या रा ला वा केवल यही पता था कि अंतःस्था होते हैं, लेकिन या आपका तालव्य है, दंत्योष्ठ आपका रा है, वो बा है आपका, और रा आपका मूर्धन्य है, और आपका दंतव्य क्या है ला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सही तरीके से इसको भी भाई खत्म कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पर, कि इनके अलावा सा सा, मतलब अंतःस्था के अलावा सा 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 और हा की भी बात होती है। उच्चारणों में बहुधा अशुद्धि पाई जाती है। इनके उच्चारण स्थान अगर ध्यान ना दें, अगर ध्यान ना दें तो भैया गलत हो जा सकते हैं, और अगर ध्यान दें तो भाई सही हो सकता है उच्चारण स्थान। सिंपल सी बात कह रहा है। अब कैसे, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको हम किस तरीके में रखेंगे, तालु में रखेंगे, मूर्धन्य में रखेंगे, दंतव्य में रखेंगे या फिर कंठे में रखेंगे। तो याद रखना है सा वर्ड जो हमारा रहेगा वो तालव्य में रहेगा, और ये खटकोण वाला किस में रहेगा, ये मूर्धा में रहेगा। ये सा वाला जो आपका सीटी वाला है, ये सीटी वाला सा है ना, ये सीटी वाला ऐसे तो सीटी लिखा जाता है, ऐसा तो सीटी हमने कहीं देखा नहीं है, तो ये सीटी वाला है ना, जी हाँ। तो ये वाला जो ना ये दंतव्य में रहेगा, और ये हा क्या रहेगा, हा बिना कंठ के नहीं बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका क्या ट्रेंड करता है एग्जाम में, संस्कृत में हा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये आपका रहेगा कंठे रहेगा। ठीक है, संस्कृत में सा का उच्चारण वर्ड क्या है, तो आपका क्या रहेगा, दंत रहेगा। क्या रहेगा, दंत रहेगा। खटकोण वाले का सा का अगर हम बात करें तो कहां पर रहेगा सर जी, मूर्धा रहेगा, और ये वाला सा आपका कहां रहेगा, तालु रहेगा।
ठीक है। उच्चारण स्थान को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, संस्कृत में उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चारों प्रकार के क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो मैंने क्या सीखा आज इस वीडियो में, मैंने ये सीखा कि स्वर की संख्या जो होती है वो 13 होती है, स्वराह की बात करें तो 13 होती है और 9 भी होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे 9 को। व्यंजन की संख्या 33 होती है, अयोगवाग की संख्या बात करें 4 होती है, ठीक है। उपध्यामिनी और जीवामूलीय जो है ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर याराला व अंतास्था 4 की बात होती है, लेकिन उसके उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वा वट का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे ही ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, सुपर फास्ट वीडियो में अगर थोड़ा सा भी तेज रहा हो वीडियो तो अपने वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चैनल पर नए हैं तो ठोको लाइक भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।